25 वर्षीय राहुल अपनी बालकनी में खड़ा उदास नजरों से डूबते हुए सूरज को देख रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने ही घर में इस तरह अकेलापन महसूस होगा। राहुल अपने माता पिता की इकलौती संतान था। माता पिता दोनों ही उसे बेहद प्यार करते, पर वो माँ से ज़्यादा पापा का लाडला था। बचपन से ही पापा उसकी हर बात का ख्याल रखते। जब कभी वो बीमार हो जाता तो पापा पापा की ऐसी रट लगाता कि सैकड़ों काम छोड़कर उसके पापा को छुट्टियां लेकर उसके पास रहना पड़ता। बड़ा होने पर भी उसके हर काम में पापा पापा करने से माँ अक्सर खींच जाती। कभी तो कोई काम अपनी मर्जी से कर लिया करो, हर समय जब देखो पापा पापा ही पुकारते रहते हो। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। पापा तो उसके आदर्श, गुरु और दोस्त सब कुछ थे। लोग कहते हैं लड़कियां अपने पापा के सबसे करीब होती हैं, पर वो तो लड़का होते हुए भी माँ से ज्यादा अपने पापा के करीब था। वही पापा आज उसके लिए इतने बेगाने हो गए थे कि पूरा एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी दो चार औपचारिक बातों के सिवाय उन दोनों के बीच दूसरी कोई बातें नहीं हुई थी। पापा कुछ पूछते भी तो वो चुप लगा जाता। उसकी चुप्पी के आगे उसके पापा भी विवश थे। और ये सब कुछ हो रहा था उसकी माँ के इस दुनिया से चले जाने के बाद, जिनके जिंदा रहते कभी वो उनकी अहमियत समझ ही नहीं पाया। सहज ही उपलब्ध माँ का प्यार अब दुर्लभ बन जाने पर उसे तरसा रहा था, तड़पा रहा था। अचानक उसकी नजरें नीचे लॉन में बैठी उन स्नेहा पर गईं, जो अब उसकी माँ कही जाती हैं, और जिसके कारण बाप बेटे के बीच युद्ध के से हालात आ खड़े हुए हैं। दोनों के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे। उसके पापा योगेंद्र शर्मा चाहते थे कि राहुल स्नेहा को अपनी माँ का दर्जा दे, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वे चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, वो स्नेहा को अपनी माँ की जगह कभी नहीं देगा। उसके पापा या किसी और के कहने मात्र से रिश्ते नहीं बन जाएंगे। रिश्तों को बनाने और निभाने के लिए आपसी विश्वास और भावनात्मक लगाव होना बहुत जरूरी है, और उसे नहीं लगता कि इस जन्म में वो अपनी विमाता के साथ माँ का रिश्ता बना पाएगा। अचानक उसके मन में अपनी माँ की यादें ताज़ा होने लगी, और ना चाहते हुए भी उसका मन अतीत के गलियारों में फिर से भटकने लगा। तब वो 8वीं में पढ़ता था, जब डॉक्टरों ने महीना भर की जांच पड़ताल के बाद उसकी माँ को फेफड़े का कैंसर बताया था, जो लास्ट स्टेज में था। डॉक्टरों के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा वे 3 महीने ही जिंदा रह सकती थी। अचानक इस खबर से बाप बेटे दोनों स्तब्ध रह गए थे। ये भयानक खबर दोनों के लिए असहनीय थी। फिर भी अपने मन के दर्द को पापा के साथ साथ वो भी अपनी माँ से छुपाने की भरसक कोशिशें करता रहा। लेकिन इस जानलेवा बीमारी की बात ज्यादा दिनों तक उनसे छुपी नहीं रह सकी। इस खबर ने उसकी माँ को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। अभी वो अपने बेटे को फलते फूलते देखने की चाहत को छोड़कर मरना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई क्या कर सकता था। कभी कभी नियति के फैसले के आगे हम सभी बेबस हो जाते हैं। सभी की निगाहें एक चमत्कार की आशा पर टिकी थीं। हालांकि ऐसी हालातों में इंसान का आत्मबल उसमें जीने की मजबूत शक्ति भर देता है, लेकिन इन हालातों से घबराकर माँ का आत्मबल ही चूर चूर हो गया था। एक दिन दवा के रिएक्शन के कारण डॉक्टरों द्वारा दी गई जीने की उस छोटी सी अवधि को भी वो पार नहीं कर पाई, और पलक झपकते ही काल के गाल में समा गई। उसके पापा तो इस घटना से पूरी तरह टूटकर बिखर गए। उनके जीवन का सबसे खास इंसान, जिसके प्यार और साथ को वो जिंदगी भर अपने साथ संभाल कर रखना चाहते थे, अचानक उन्हें आधे रास्ते में ही छोड़ गया था। माँ के जाने के बाद उसकी देखभाल पर पापा पहले से भी ज्यादा ध्यान देने लगे। फिर भी उन दोनों के जीवन का सूनापन बढ़ता ही जा रहा था। पापा के चेहरे से तो हंसी जैसी गायब सी हो गई थी। हर समय चेहरे पर थकान और उदासी की गहरी लकीरें उन्हें असमय ही बूढ़ा बना रही थीं। उस छोटी सी उम्र में भी वो अपने पापा के दुखों को भरसक कम करने की कोशिश करता। रात में भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता, उनके पास ही सोता। फिर भी वो महसूस करता कि भले ही पापा उसके पास लेटे रहते हों, पर एक बेजान शरीर की तरह उनका मन तो कहीं दूर भटकता रहता है। धीरे धीरे जीवन की व्यस्तता और समय ने दोनों को बहुत कुछ सामान्य बना दिया था।
देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। वो प्रतियोगी परीक्षा पास कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आईआईटी कानपुर आ गया, जहां हॉस्टल के नए माहौल में अपनी पढ़ाई में वो पूरी तरह से रम गया। उधर मुजफ्फरपुर में उसके पापा भी कॉलेज के कामों में पूरी तरह से बिजी हो गए थे। कभी कभी माँ की यादें उसे बुरी तरह बेचैन कर देती। फिर भी अब जीवन कुछ हद तक सामान्य हो चला था। वो सेकेंड ईयर की परीक्षा देकर घर लौटने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे पापा का एक रजिस्ट्री पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो किसी स्नेहा से शादी कर चुके हैं और अब वो उसकी माँ हैं। पढ़ते ही उसका सर्वांग सुलग उठा। गुस्से, नफरत और दुख के आवेग से कांपते अपने मन और शरीर पर काबू पाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। विधाता ने कैसे मुश्किल हालात में उसे ला खड़ा किया था। छुट्टियां शुरू होते ही जिस पिता से मिलने के लिए वो बेताब हो जाता था, अब उन्हीं पापा द्वारा दिए गए अपमान और अकेलेपन के दर्द को सहने के लिए उसे मजबूर होना पड़ रहा था। अपनी सिसकियों को अपने अंदर जब्त कर जाने कब तक वो यूं ही निशब्द रोता रहा। पापा का फोन बार बार आता रहा, पर एक बार भी वो उनसे बात नहीं कर पाया। अपनी बेबसी को आंसुओं में बांध फोन बंद कर सोने की कोशिश करने लगा, पर रात भर माँ की यादें उसे दुखी करती रहीं। छुट्टियां शुरू हो गई थी। हॉस्टल करीब करीब खाली हो गया था। काफी सोच विचार के बाद अपमान का घूंट पीने, मन में नफरत, दुख, बेबसी और बदले की भावना को दबाए वो घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसका सामना एक 40-45 साल की महिला से हो गया। गोरे रंग वाली उस महिला का पूरा व्यक्तित्व सादगी और शालीनता से भरा था। देखते ही वो समझ गया कि यही उसकी नई मां स्नेहा है। न जाने क्यों उन्हें देखते ही उसका सारा गुस्सा और बदले की भावना कहीं तिरोहित हो गई। दीनू काका से राहुल का परिचय पाकर जो सहजता और आत्मीयता उनके व्यवहार में दिखी, उसमें सौतेलेपन की कोई झलक नहीं थी। सहज ही दीनू काका को उसका सामान अंदर रखने और चाय लाने के लिए कहकर जैसे ही वे उसकी तरफ मुड़ी, राहुल ये सोचकर कि कहीं अपनी विमाता के सामने वो कमजोर न पड़ जाए, गुस्से को अपनी चुप्पी से प्रकट करता हुआ अपना सामान उठाए अपने कमरे में आ गया। उसका चाय नाश्ता दीनू काका उसके कमरे में ही ले आए। जब तक वो नहा धोकर बाहर आया, उसके पापा भी आ गए। जैसे ही उन्हें उसके आने का पता चला, बिना एक पल गवाए वो उसके कमरे में पहुंचे। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जैसे कहीं कुछ बदला ही न हो। पर राहुल के अंदर तो एक उथल पुथल सी मची हुई थी। अपने पापा के चरण स्पर्श करते हुए पहली बार उसके हाथ कांपे थे और आंखें छलक आई थी। उसकी नम और आहत नजरों की शिकायतों ने उसके पापा को भी कहीं गहरे तक आहत कर दिया था। वो उसकी पीठ थपथपाते उसके करीब आकर बैठ गए। अब तक बना संयम बांध तोड़कर बह निकला। अचानक ही वो पापा के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके पापा की भी आंखें भर आईं। थोड़ी देर तक रो लेने के बाद जब राहुल का मन हल्का हो गया, पापा ने अपनी बातें शुरू की। तुम ये कैसा बच्चों सा बर्ताव कर रहे हो राहुल? तुम्हारी नई माँ के आ जाने से तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बदला है बेटा। ना तुम्हारे पापा और ना ही तुम्हारा ये घर। मैंने तो इस उजड़े सुने घर को फिर से बसाने की कोशिश की है। इस शादी से तुम्हारी माँ की यादें मिटी नहीं हैं। वो तो मरने के बाद भी इस घर की हर चीज से जुड़ी हैं। पापा थोड़ी देर के लिए रुके। राहुल बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा अपने पिता की बातें सुनता रहा। उसके पिता आगे बोले, ये सही है कि एक इंसान के इस दुनिया से चले जाने पर उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। फिर भी कोई किसी के जीवन में कितना ही खास क्यों ना हो, उसके चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती बेटा। मैं ये नहीं कहता कि अतीत की अच्छी यादों को मिटाकर सिर्फ वर्तमान को ही जियो, पर हमेशा ही कोई आदमी अतीत से चिपका दुनिया की खुशियों से दूर मायूसी भरी जिंदगी नहीं जी सकता बेटा। अचानक वो बीच में बोल उठा, पापा पूरे 50 साल की उम्र में आपने शादी की है, लोग क्या कहेंगे? बेटा, जिसे तुम अपने पापा की अय्याशी और बेशर्मी भरा कदम समझकर शर्मसार हो रहे हो, दरअसल ऐसी कोई बात है ही नहीं। दुनिया के साथ चलने और अपने सुख दुख बांटने के लिए हर इंसान को एक भावनात्मक साथ और सहारे की जरूरत होती है।
तुमने कभी सोचा, तुम्हारी माँ को खो देने और तुम्हारी अपनी ही दुनिया में रच बस जाने के कारण मैं कितना अकेला और निसहाय हो गया हूँ। वैसे भी इस शादी के होने में दो बातें थीं। एक तो जीवन का अकेलापन दूर करना, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था एक मरते हुए बुजुर्ग इंसान को मुक्ति देना। फिर थोड़ा रुक कर वे बोले, मैं तो आज तक यही समझता रहा कि तुम मुझे सबसे ज्यादा समझते हो, पर मेरे द्वारा उठाए गए इस कदम ने तुम्हें ही मुझसे दूर कर दिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ बेटा, पर तुमसे दूरी नहीं। बोलते बोलते उनका गला भर्रा गया। अचानक ही पापा का प्यार उसकी लहूलुहान छाती पर जैसे मरहम लगा गया। फिर भी दोनों बाप बेटे के बीच चुप्पी छाई रही। अब तुम आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। इतना बोलने के साथ ही पापा उठकर वहां से चले गए। खाने की टेबल पर भी वो चुप ही रहा। किसी तरह दो रोटी निगल सोने चला गया, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। 2 बजे तक यूं ही करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन सुबह देर से उठा। जब हाथ मुंह धोकर नीचे आया तो दीनू काका से पता चला कि उसके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख उसकी नई माँ और पापा दोनों कॉलेज चले गए हैं। वो नाश्ता करने बैठा तो सारा नाश्ता उसकी पसंद का बना था। आलू के पराठे, दही और मेथी आलू की सब्जी। खाने की खुशबू से ही उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अभी नाश्ता शुरू ही किया था कि दीनू काका उसकी बगल में आ खड़े हुए और बोले, एक बात कहूँ बेटा, इसे छोटा मुंह और बड़ी बात मत समझना। वो कुछ नहीं बोला। दीनू काका घर के पुराने नौकर थे। वो उनकी बहुत इज्जत करता था। वो आगे बोले, ये जो तुम्हारी नई माँ है, स्नेहा बिटिया, बड़े अच्छे स्वभाव की हैं। मैं इसे तब से ही जानता हूँ जब ये छोटी सी बच्ची थी। ये रमाकांत बाबू की इकलौती बेटी है जो भारत स्टील में काम करते थे। ये तो जन्म से ही अभागन है। बहुत दुख देखे हैं इसने बेटा। जब ये 6 साल की थी तब माँ का साया इसके सिर से उठ गया। जब इसकी शादी हुई तो महीना भर बाद ही एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में इसके पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने कुलक्षणी अभागन कहकर वापस मायके पहुंचा दिया। तब से ये अपने पिता के पास ही रह रही थी। यहीं उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। शुरू से पढ़ने में काफी तेज तो थी ही। पढ़ाई खत्म करते करते तुम्हारे पिताजी के कॉलेज में ही उसे नौकरी मिल गई। पहले तो उसके दकियानूसी पिता ने उसकी दूसरी शादी करने के लिए नहीं सोचा, लेकिन जब लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उन्हें अपना अंतिम समय साफ नजर आने लगा, तब सभी आने जाने वालों के सामने अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जब तुम्हारे पिताजी इंसानियत के नाते उन्हें देखने गए तो उन्हें पता था कि उनकी बेटी की तरह तुम्हारे पिताजी भी अपना जीवन साथी खो चुके हैं। वो उनका हाथ पकड़कर अपनी बेटी से शादी कर लेने के लिए उनसे मिन्नतें करने लगे। तुम्हारे पिताजी एक मरते हुए आदमी की अंतिम इच्छा का अनादर नहीं कर सके और ये शादी उन्हें करनी पड़ी। मेरा तुमसे अनुरोध है कि स्नेहा बिटिया को माँ के रूप में अपना लो बेटा। उसने अपने जीवन में बड़े दुख काटे हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम खुद समझदार हो बेटा। दीनू काका की बातें खत्म होते ही वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन वो खुद ही रसोई में अपने लिए चाय बना रहा था। जाने कब उसकी कमीज चूल्हे के कोने से ऐसी उलझी कि सारी की सारी खौलती हुई चाय उसके हाथों पर आ गिरी। वो जलन के मारे चीख उठा। उसकी चीख सुनते ही उसकी नई माँ पल भर में दौड़ती आ गई। स्थिति का आभास होते ही वो बुरी तरह घबरा गई। कुछ न सूझा तो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर ठंडे पानी में भिगो दिया। दीनू काका को मलहम लाने के लिए बोलकर वो उसका हाथ थामे ही उसे एक तरह से खींचती हुई रसोई घर से बाहर ले आई और उसके हाथों में मलहम लगाने लगी। साथ में उसे डांटती भी जा रही थी। वो चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर पा रहा था। जाने क्यों उनका स्पर्श और डांट उसे अपनी माँ की याद दिला गई। उस दिन के बाद से भले वो चुप रहता था, पर उनके प्यार, अपनेपन और निश्चल स्वभाव का वो कायल हो गया था। उसे आए हुए पूरा 1 हफ्ता गुजर गया था। इस दौरान वो हमेशा देखता कि खाली समय में उसकी नई माँ खामोशी से उदास बैठी अनंत आकाश में निहारती रहती। पापा भी उससे सहमे रहते और ज्यादातर देर रात को लौटते। राहुल को लगा घर में जो एक बोझिल चुप्पी छाई है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद ही है।
अपनी माँ को वो खुद भी बहुत प्यार करता था। उन्हें भूलना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी वो जीवन का हर सुख तो भोग ही रहा है। फिर क्यों चाहता है कि पापा उसकी माँ की यादों को सीने से लगाए, अपने जीवन को उदासियों और आंसुओं में डुबोए, अकेलेपन के दंश को भोगते रहे। 50 की उम्र कोई जीवन का अंतिम पड़ाव तो नहीं होता। पापा को भी तनाव मुक्त होकर खुशी खुशी जीने का हक है। उसने बालकनी से झांककर नीचे देखा तो अभी भी उसकी नई माँ आकाश में नजरें गड़ाए उदास सी बैठी थी। उन्हें देखकर पहली बार उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। क्या कमी है उसकी नई माँ में? क्या गलती है उनकी जो वो इस कदर उनका विरोध कर सबको तनाव में डाले हुए है? उनके प्रति उसके मन में पलता आक्रोश मानो नई माँ के स्नेह की चट्टान से टकराकर बिखर गया। वो बिना समय गवाए नीचे आकर उनके पास पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर धीरे से बोला, सॉरी माँ, क्या अब तक की गई मेरी सारी नादानियों के लिए मुझे माफ कर आप मुझसे दोस्ती करेंगी? उसके व्यवहार से हैरान, खुशी भरी स्नेहिल नजर से नई माँ उसे निहारने लगी। उनका उदास चेहरा खुशी से दमक उठा। राहुल के कांपते हाथों को थामते ही कई दिनों से मन में उमड़ते घुमड़ते आंसू आंखों से झरने लगे। उनके आंसू पोंछकर थोड़ी ही देर में अपनी बातों से राहुल ने अपनी नई माँ से अच्छी दोस्ती कर ली। जब उसके पिता घर आए तो दोनों माँ बेटे को दोस्तों की तरह घुल मिलकर बातें करते देख पहले तो वो चौंके, फिर धीरे से वे भी उनकी बातों में शामिल हो गए। आज सालों बाद उस घर में घर के सदस्यों की हंसी और खिलखिलाहटें गूंज रही थीं।